हेलो बच्चों, क्या कर रहे हैं? स्टडी कैसे चल रही है? बढ़िया। पढ़ाई कर रहे हैं या नहीं? पढ़ रहे हैं या नहीं? देखो, घर पे बैठकर भी पढ़ना होता है। ज़रूरी नहीं है कि स्कूल आए तो ही पढ़ेंगे। कई बार बच्चे ऐसा सोच लेते हैं, ऐसी मेंटलिटी अपनी सेट हो जाती है कि चलो कोई नहीं, जब स्कूल खुलेंगे जाएंगे तब पढ़ लेंगे। क्या है, पढ़ना ही तो है, वहाँ जाके भी तो पढ़ेंगे ही ना। सही बात है, वहाँ जाके तो पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले का जो समय हाथ से निकल गया वो किसके हाथ लगा है? किसी के भी नहीं। आप और हम जब तक मिलकर कोई काम को नहीं करेंगे तब तक वो कार्य पूर्ण भी नहीं होता है। कोशिश करो कि जो कुछ अब तक आपको बताया जा रहा है वो सब आप एक बार तो उसको पढ़ ही लें। कई बार मैं देखती हूँ कि बच्चे ये कहते हैं कि यदि वीडियोस देख नहीं पाए हैं, लाइव क्लास में हम जुड़ नहीं पाए हैं, तो देखो बेटा, वीडियो तुम देख नहीं पाए हो, लाइव तुम क्लास ले नहीं पाए हो, तो फिर अपने हाथ में है क्या? कभी एनालिसिस किया है? खुद को इतना सोचने में मजबूर किया है कि हम लोग एक्चुअल में कर क्या रहे हैं? टारगेट सेट होने चाहिए, अब तक तो हो जाने चाहिए। उन लोगों के लिए भी ज़रूरी है जो बीएससी भी करना चाहते हैं। ऐसा नहीं है कि जो नीट और आईआईटी करेंगे वही 11th 12th को अच्छे से पढ़ेंगे। वो चाहे बीएससी कर रहे हैं तो भी उनको ठीक से तैयारी करनी चाहिए और ज़रूरी है, क्योंकि जो बेसिक चीज़ें होती हैं वो तो यहीं से शुरू होती हैं। 11वीं और 12वीं क्लास ठीक उसी प्रकार है जैसे छोटे बच्चे पहली बार स्कूल जाते हैं और फर्स्ट क्लास में बैठते हैं। जिस बच्चे ने फर्स्ट क्लास पढ़ा नहीं, उसको डायरेक्टली आपने 3rd 4th में डाल दिया तो वो कभी भी उसकी कमी को दूर नहीं कर पाएगा, क्योंकि जो चीज़ हम लोग आधार पर लेते हैं वो चीज़ तो आपने उससे छीन ही ली ना। इसलिए वो आधार आपको अच्छा करना है। बेस यदि अच्छा हो गया तो फिर भविष्य में कोई कंपटीशन एग्ज़ाम दो, चाहे आप कोई कॉलेज है या किसी भी अदर फील्ड में आप जाना चाहें, तो वो सब में एक इम्पोर्टेंसी हो जाती है कि आपको बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर है। बात समझ में आ रही है? तो थोड़ा ध्यान करेंगे। तो अपन चलते हैं अब। मैं पूनम प्रजापत आदर्श विद्या मंदिर से आज अपन कक्षा 11वीं रसायन विज्ञान का जो अपना 13वां चैप्टर चल रहा था उसके एल्केन के रासायनिक गुणधर्मों को निर्माण की विधियों को अपन पढ़ रहे थे। तो निर्माण की विधियों में अपन देखते हैं हमेशा कि अपन कोई अदर रिएक्टेंट लेते हैं और उसके अंदर अपन ऐसा कोई अन्य पदार्थ डाल करके एक नया प्रोडक्ट तैयार करते हैं। नया प्रोडक्ट मीन्स एल्केन को बनाते हैं। तो अपने पास हमेशा विरेचन की विधियाँ एक प्रकार से निर्माण की विधियाँ कही जाती है, जिसमें एल्केन को अपन क्या करते हैं, फॉर्मेशन देते हैं। तो मैंने आपको पीछे वाले लास्ट वन जो वीडियो दिया था उसके अंदर मैंने आपको क्या कहा था कि आप ये चार्ट बना ले। तो आपने बनाया होगा। देखो बच्चों, बच्चे ये कह रहे हैं दीदी ऑर्गेनिक इसमें क्यों शुरू कर दिया है ना? देखती हूँ मैं बच्चों के लिखे हुए कमेंट्स देखते हैं हम लोग कि ऑर्गेनिक क्यों शुरू कर दिया, इनऑर्गेनिक पहले नहीं। जो चीज़ें आपके लिए चुनौती है वही चीज़ें करो। जो लोग कमज़ोर होते हैं वो अपनी कमज़ोरियों को छुपाते हैं। ये आपकी कमज़ोरी है कि आपको ऑर्गेनिक नहीं आती है, तो आप इसी को पहले लो ताकि हम उसके लिए जूझें तभी तो निखार आएगा ना। वरना हर चीज़ आसानी से मिलने लग गई तो फिर किस बात का निखार? कोई निखार नहीं है। इसलिए थोड़ा ध्यान करेंगे। ऑर्गेनिक है तो ऑर्गेनिक टफ है, नहीं है जो भी है पढ़ना तो पड़ेगा। तो आज नहीं तो कल तो अभी पढ़ो बस, इसका कोई वो मीनिंग नहीं है। पहले इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक, फिजिकल केमिस्ट्री, बायोकेमिस्ट्री, कोई भी टॉपिक हो पढ़ना है तो बस समय आपको निर्धारित करना है कि आप कब क्या पढ़ना चाहते हैं। बाकी समय आपके लिए तो कभी नहीं रुकेगा। तो कोशिश करो जितना हो सके उतना जल्दी जल्दी तैयार करो। हमने चार्ट बनाया, उसमें पहली रिएक्शन जो अपने लिखी थी वो थी बेटा असंतृप्त हाइड्रोकार्बन के हेलोजनीकरण द्वारा। हेलोजनीकरण में अपचयन द्वारा। लिखो, पहली रिएक्शन थी
असंतृप्त हाइड्रोकार्बन के अपचयन द्वारा तो अपन थे असंतृप्त हाइड्रोकार्बन के अपचयन द्वारा। इसे दूसरा नाम दिया गया है साबात्य सैंडरसन अभिक्रिया। तो थोड़ा ध्यान करेंगे बहने कि अपन किस तरह से इसको लिख सकते हैं, किस तरह से इसको अपन याद कर सकते हैं और इसकी थ्योरी क्या है। तो पहले थ्योरी में लिखेंगे असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में एल्कीन तथा एल्काइन का निकल पीटी व पीडी की उपस्थिति में जब अपचयन करवाया जाता है, तो एल्केन प्राप्त होती है। सही है। अपचयन करवाओ, देखो कॉमन रिएक्शन आप जानते हैं, डबल बॉन्ड, एरो के ऊपर निकल पीडी, ये दो हाइड्रोजन ट्रांसफर करता है, CH यहाँ H, ये सिंगल बॉन्ड यहाँ पर H, इस तरह से क्या हो जाते हैं, द्विया बंध टूट जाता है। तो इस प्रकार अपन देखते हैं कि अपने पास है CH2 डबल बॉन्ड CH2, निकल पीडी क्या बन गया, यहाँ से बंध टूटा, यहाँ आया CH2, यहाँ आ गया H, यहाँ आ गया H। इस प्रकार क्या बन गया, एथीन से क्या बन गया, एथेन। ये क्या है, एथीन, ये क्या है, एथेन, बन गई ना एल्केन। इस प्रकार अपन क्या कर सकते हैं, कोई भी असंतृप्त हाइड्रोकार्बन से उनका निकल पीडी की उपस्थिति में क्या कर सकते हैं, अपचयन करके अभिक्रिया का निर्माण कर सकते हैं। चलो फटाफट स्क्रीनशॉट लो, देखिए जल्दी से, फिर अगली रिएक्शन लिखते हैं। दूसरी है एल्किल हैलाइडों के अपचयन द्वारा। ले लिया, इसे नाम लिख देना, इसे साबात्य सैंडरसन अभिक्रिया भी कहते हैं। हो गई बात, समझ में आ गई। चलो फटाफट अगला पॉइंट है एल्किल हैलाइड। एल्किल हैलाइडों के अपचयन द्वारा। दूसरी अभिक्रिया लिखो, एल्किल हैलाइडों के अपचयन द्वारा यह अपचयन जो है वह जिंक प्लस HCl की उपस्थिति में होता है, क्योंकि
धातुएं जब भी हाइड्रोजन देगी वो किसी अम्ल के ऊपर क्रिया होने से ही होती है। अर्थात धातुओं से हाइड्रोजन गैस का निष्कासन जब धातु के ऊपर अम्ल डाला जाता है तभी होता है। ये तो हम 10वीं में भी पढ़ के आए। तो आज ही चलते हैं, शुरू करते हैं। जब एल्किल या यूँ कहें एथिल क्लोराइड हैलाइड का अपचयन Zn+HCl की उपस्थिति में करवाया जाता है तो एल्केन प्राप्त होती है। आओ देखें, CH3CH2Cl रिएक्शन किसकी उपस्थिति में? Zn+HCl, H2 रिमूव हो जाएगा ये रिएक्शन के दौरान। तो अपन जानते हैं कि ये रिमूव होगा तो H2 में से एक H+ और एक H-, यहाँ से टूटेगा यहाँ पर प्लस Cl पर माइनस, तो माइनस से प्लस जुड़ जाता है हमेशा। माइनस से कौन जुड़ता है बेटा? प्लस। देखो CH3CH2Cl क्लोरीन की विद्युत ऋणता कार्बन से अधिक है बेटा, इसकी वजह से ये इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर आकर्षित करता है। तो बंध जब विषमांश विखंडन करता है, विषमांश मतलब एक पर धनावेश और एक पर ऋणावेश आ जाता है, तो एक पर, तो इस प्रकार विषमांश विखंडन होता है। तो जब ये टूटता है तो ये प्लस और यहाँ पर ये माइनस, क्या बना? CH3CH2H प्लस HCl। इस प्रकार धातु की अम्ल से क्रिया पर एसिड तो वैसे का वैसा ही रहता है, बस रिएक्शन कर जाती है तो कौन? धातु, और क्या गैस रिमूव हो जाती है? हाइड्रोजन गैस। वही हाइड्रोजन गैस H और प्लस और माइनस में टूटती है और अपने पास अपचयन की क्रिया संपन्न होने से एल्केन बन जाता है। इसे आप ऐसे भी लिख सकते हैं CH3CH3, ये क्या है? एथेन। बात समझ में आ गई होगी। फटाफट स्क्रीनशॉट लें, जल्दी देखें ताकि बात समझ में आ जाए, जल्दी कीजिए। चलो भाई, नीचे नोट डाल के लिखो। पहला, निकल PTPD की उपस्थिति में साबात्य अभिक्रिया अपचय के रूप में जब कौन कौन काम में लेता है, मैं लिख देती हूँ, आप बोर्ड से उतार लें। किसी का भी अपचयन होता है तो वो अपचयक अलग अलग काम में आते हैं, तो उस दौरान आपको पता होना चाहिए किसकी उपस्थिति में क्या कौन सा अपचयक है। तो देखो, पहले तो अपने पास क्या है? NaOH + CaO, है ना, ये भी अपचयक हैं। फिर है जिंक Hg, ये भी अपचयक है। उसके बाद C2H5OH/Na, ये भी अपचयक है। तो निकल PT और PD, निकल PT और PD, देखो इसकी उपस्थिति में यदि अपचयन हो रहा है तो ये अपचयक में कौन सी रिएक्शन? साबात्य सैंडरसन अभिक्रिया, है ना। फिर दूसरी है C2H5, वो प्लांक अपचयन, वो प्लांक अपचयन, अपचयक है ये, तो अपचयन ये करेगा। Zn-Hg जो है यह है क्लीमेंशन अपचयन, क्लीमेंशन अपचयन। ध्यान करेंगे बहनें ताकि आपको बात समझ में आ जाए। ये क्लीमेंशन अपचयन करेगा और ये खुद क्या है? क्लीमेंशन अभिकारक, ये भी वो प्लांक अभिकारक।
समझ में आई बात? फटाफट इसका भी एक स्क्रीनशॉट मारें जल्दी, ताकि बात समझ में आ जाए। जल्दी जल्दी जल्दी। तीसरी रिएक्शन अपने पास है वुटज अभिक्रिया। वुटज अभिक्रिया, वुटज अभिक्रिया। तीसरी अभिक्रिया लिखो बेटा, वुटज अभिक्रिया। वोल्टेज अभिक्रिया का क्या अर्थ है? इस अभिक्रिया में, इस अभिक्रिया में, इस अभिक्रिया में एल्किल हैलाइड, या यूँ कहें एल्किल क्लोराइड, जब सोडियम धातु के साथ क्रिया करता है तो 2 मोल एल्किल हैलाइड RX व 2 मोल सोडियम मिलकर एल्केन का निर्माण करते हैं, निर्माण करते हैं। बात समझ में आ गई होगी। एल्केन का निर्माण करते हैं और यह अभिक्रिया शुष्क ईथर की उपस्थिति में होती है। ईथर की उपस्थिति में होती है, बिकॉज ऑफ इससे जो HCl बनता है वो अत्यधिक क्रियाशील होता है। नोट डाल के लिखो, शुष्क ईथर की उपस्थिति में वोल्टेज अभिक्रिया में जो हैलाइड टूटता है वो मुक्त मूलक के रूप में होता है। शुष्क ईथर की उपस्थिति में जो हैलाइड टूटते हैं वो मुक्त मूलक के रूप में टूटते हैं। आओ नोट डाल के लिख लेना, CH3Cl अपन क्या करेंगे, प्लस 2Na प्लस Cl C2H5, क्या बन गया, C2H5 ब्यूटेन प्लस 2NaCl। इस प्रकार रिएक्शन क्या होती है, कंप्लीट हो जाती है। थोड़ा ध्यान से लिखेंगे, अच्छे से इनको करेंगे ताकि बात समझ में आ जाए। बहुत ज़रूरी है, अपनी इन चीज़ों को जितना डीप स्टडी करेंगे उतना ही अच्छा अपने को रिस्पॉन्स मिलेगा, समझ में आने लगेगा। नोट डाल कर लिख लेना, एल्किल हैलाइडों के जब सोडियम धातु के साथ अभिक्रिया करवाई जाती है तो यदि वो शुष्क ईथर की उपस्थिति में हो रही है तो उस दौरान ये मुक्त मूलक के रूप में टूटते हैं। और मुक्त मूलक मतलब क्या होता है बेटा, देखो CH3CH2Cl यहाँ से टूटा, यहाँ मुक्त मूलक, यहाँ मुक्त मूलक, प्लस 2Na प्लस Cl C2H5 मुक्त मूलक है ना। तो ये मुक्त मूलक आपस में जुड़ करके क्या बन जाएगा, C2H5 प्लस 2NaCl। बस मुक्त मूलक के रीज़न क्या है कि प्रबल अम्ल जब भी काम करेगा तो वो हमेशा समांश विखंडन करता है। चलें आगे, तो फटाफट इसका स्क्रीनशॉट लो, देखिए जल्दी से उतारो ताकि बात समझ में आ जाए। जल्दी 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 देखें। हो गया। अब
अपने पास 6 रिएक्शन में से 3 और शेष बची हैं। उन रिएक्शनों को अपन नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तीनों रिएक्शन की मैकेनिज़्म के साथ उनको अपन स्टडी करेंगे ताकि आप अच्छे से कर सकें। मैं बहुत कम कंटेंट तुम तक दे रही हूँ, वो रीज़न यही है कि आप अच्छे से उन्हें लिख सकें, पढ़ सकें, ताकि बात समझ में आ जाए। ठीक है, ध्यान से नोट्स बनाइए, अच्छे से पढ़िए। थैंक यू।